ओके जी, मैं ऑडिबल हूँ। चलो बताओ जिनको जो भी डाउट है। तो चार्ज होना आज। कुछ पूछना आप लोगों को। तो सर ये वाला क्वेश्चन जो हम्म मैंने वीडियो ऑन कर करी है। ये क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, एक मिनट रुको। तो पिन करना पड़ेगा ना। एक मिनट। आई थिंक वो हो गया, हट गया मेरे से। दिखाओ। पिन करना पड़ेगा ना। हम्म, क्या क्वेश्चन अभी आ रहा है? आपको दिख रहा है सर, मैंने ऑन कर रखा है वीडियो। नहीं, आई थिंक मैंने कुछ, एक मिनट रुको रुको। ये क्वेश्चन है ना, हाँ क्या है इसमें, पूछिए। इसमें सर मैंने फाइंड करने की कोशिश करी थी, मेरा आंसर में तो थीटा आ रहा है साथ में। तो इसमें क्या है, आपको पीएमएफ दे रखा है ना। हाँ, थीटा प्लस म्यू वन है, अगर तो दिक्कत कहाँ है इसमें, कहाँ क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या है, निकालना क्या है? साइज ऑफ द टेस्ट बेस्ड ऑन द सिंगल ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो साइज का फॉर्मूला लगा लो। तो मैंने वो लगाया सर, ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। हम्म तो कितना आया तो फाइनली? सॉल्व करा अंत में कितना आया सिंप्लीफाई तो करके? मेरा तो 4 प्लस थीटा अपॉन 15 आया था। ठीक है, उसको मैक्सिमाइज कर लो अब। क्योंकि जब इसको गिवन में एच मैक्सिमाइज वन है कर ना, गिवन एच नॉट है ना, एच नॉट में क्या गिवन है? एच नॉट में थीटा प्लस यू इक्वल टू 1। हाँ, तो ये है, तो उसको रिड्यूस करो। थीटा को म्यू में ले आओ, या म्यू ये पहले यूज़ कर लिया होगा तुमने शायद, कंडीशन। ये तो जैम का क्वेश्चन है, जैम में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब जैम में भी आए हुए हैं मुझे ऐसे आएगी। क्वेश्चन, ये है। तो उसको मैक्सिमाइज करो, कितना आंसर आता है। मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से वो है ना। थीटा, हाँ थीटा प्लस म्यू लेस देन इक्वल टू 2। हाँ वो तो है ही है, थीटा प्लस म्यू इक्वल टू अंडर एच नॉट इक्वल टू वन है ना। और तुम्हारा आंसर सिर्फ हाँ, थीटा में आया, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 माइनस म्यू। नहीं, यहाँ थीटा प्लस म्यू तो वन है ना। तो इस केस में म्यू मिनिमम क्या हो सकता है, तो थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है इस केस में? तो म्यू अगर जीरो हुआ, थीटा वन हो सकता है ना। हम्म हम्म तो बताओ, उसको सिंपल है ना, मतलब फॉर्मूला लगाना है भाई इसमें। तुम अभी तुम इसमें ये सब नहीं कर पा रहे, फिर तो वो जैम। मैक्सिमाइज क्या करना है सर, वो मैं समझा नहीं। क्योंकि तुम्हें साइज का डेफिनेशन ही नहीं पता है, तुमने आज तक साइज कभी पढ़ा ही नहीं ठीक से। तुम्हें पता ही नहीं साइज होता क्या है, कभी पढ़े हो डेफिनेशन? जब थीटा अल्टरनेटिव हो साइज, जब यहाँ पे जब कंपोजिट हाइपोथेसिस हो अल्टरनेटिव, तो मैक्सिमम करो अंडर एच नॉट। क्योंकि तुम्हें ठीक से साइज का मतलब ही नहीं पता है। We maximize type 1, sorry, minimize type 1 error by making constant type 2 नहीं नहीं, error. तुम ये फॉर्मूला लगाओ, तुम्हें पूरा थ्योरी तो नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं। ये फॉर्मूला लगाओ, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, यही तो लगाया था सर मैंने वहाँ पे।
तो मैक्स तुमने मैक्सिमाइज किया कहाँ है? मैक्सिमाइज किए होते तो आंसर नंबर आता ना। तुमने ये निकाले हैं बस। हाँ, मैंने सिर्फ वही निकाला। तो मैक्सिमाइज करो उसको। क्या आंसर आया? क्या बता रहे थे? 4 + θ/5 ऐसा कुछ बता रहे थे ना? 4 + θ/15। 15। अब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे? तो फाइव बाई थीटा फिफ्टीन प्लस अराउंड वन एल बाई थ्री इक्वल हो टू जाएगी। 2 दिया। थीटा की वैल्यू 0 से 1 में ही हो सकती है। तो ये ऐसा कुछ आंसर होगा 1/3 जैसा। देख लो क्या आंसर है, तो पूरा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर है या ऐसे ही बस उठा लिए क्वेश्चन कहीं से? देखो आंसर क्या है। जब सिंपल हाइपोथेसिस अगर कंपोजिट हो तो मैक्सिमाइज करना पड़ता है, इवन पावर में मैक्सिमाइज करना पड़ता है। इसे तो जैम में भी पढ़ाया गया था तुम्हें भाई। ये फॉर्मूला सब ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो अच्छा, सीएमआई में इतनी हाई कट ऑफ क्यों चली गई? बिकॉज बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए होंगे बाकी बच्चे, इसीलिए। मतलब पेपर हाई कट ऑफ इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपके कम मार्क्स आए हैं, ये भी एक वजह है। और पेपर थोड़ा इजी हो सकता है इसलिए भी। या बाकी बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की तो सबके अच्छे मार्क्स आ गए, अब उन सबको सेलेक्ट कर नहीं सकते वो। तो फिर वो हाई कट ऑफ इसलिए हो गई क्योंकि बाकी बच्चों ने अच्छा स्कोर कर लिया आपसे, या एटलीस्ट बाकी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है इसीलिए। ठीक है। तो उसकी मतलब वो रिलेटिव होते हैं ना, कट ऑफ तो रिलेटिव होती है कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से। अगर मान लो सारे बच्चे 90+ ले आएंगे, 90% से ज़्यादा ले आएंगे, तो कट ऑफ 97% हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, वैसा है। तो वो थोड़ी है कि हर बार 30% होता था, हर बार 30% ही रहेगा। पेपर बहुत डिफिकल्ट है, 30% भी कट ऑफ हो जाता है। तो पेपर के अकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है। तो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, पेपर आसान था इसीलिए हाई कट ऑफ हो गया। So, उस क्वेश्चन में 11/15 उसका आंसर था। हम्म। और मैंने उसको ऐसे करा था कि प्रोबेबिलिटी x = 2 और x = 3 दिया हुआ था हम्म। फॉर रिजेक्शन। तो मैंने उसको कर दिया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। जैसे उसमें ये था ना कि ये मैं अब मेरी मेमोरी इतनी साफ तो है नहीं कि तुम्हारा क्वेश्चन मुझे याद हो जाए, नहीं तो नहीं, मैंने देखता हूँ। कैमरा कैमरा ऑन करा है सर, मैंने ओके ओके। कैमरा ऑन। तो ये इधर सॉल्व चलो भाई मैं करा क्वेश्चन था। लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, सोल्यूशन छोड़ो। इससे पहले तुम्हें सॉल्व कर दिया होता है इतनी देर में तो। क्या ये एक्स भी द रैंडम वेरिएबल? ऐसे पेज जो टाइपिंग सेटिंग है तो उसमें आई का पी वाई क्यू है। तो x = 3 है, थीटा मोर देन इक्वल टू 0 है, म्यू मोर देन इक्वल टू 0 है, अननोन है। और ये भी है कि थीटा प्लस म्यू मतलब 0 से 2 के बीच होगा। अब एच नोट में है
क्या है, थीटा और म्यू दोनों जीरो है। अब आपको अनदर रिजेक्टेड इफ एक्स इज 2 और 3। तो वो उस वही गलती तुमसे हुआ है ना, क्योंकि वो तुमने 1 माइनस कर दिया इसलिए गलत हो गया। इसको सीधा सीधा सॉल्व करो, 2 3 पे निकालो, इस कंडीशन लगाओ। और ये सेम क्वेश्चन जैम में आया हुआ है, बता रहा हूँ। जैम का एक ईयर 14 में, आई थिंक 2014 का PYQ देखो जैम का, सेम क्वेश्चन आया हुआ है जैम में। तो सॉल्यूशन है, साइज निकालना है। तो जैसा मैंने कहा, साइज का फॉर्मूला हम मैक्स, यहाँ हमारा ये कंपोजिट हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट एक्स बराबर 2 और 3 गिवन एच नॉट इज ट्रू, थीटा प्लस म्यू इज 1 एंड अंडर एच नॉट काम करना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है अंडर एच नॉट, मतलब थीटा प्लस म्यू बराबर 1। यही कंडीशन हम यार ही लिखते हैं, कोई एक नहीं लिखोगे बाहर तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब वही है कि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। अब इसको सॉल्व करते जाओ, 2 3 वाली प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड कर लो। अब मतलब एक तरीके से नहीं, दूसरे से करो, तीसरे से करके देखो क्या दिक्कत है, उसको ऐड करो, इन इसको और इसको ऐड करो दोनों को, क्या होगा इसमें। तो इसका 15 LCM ले लो, 7 5 12, थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस म्यू, ये है प्रोबेबिलिटी। और इसको मुझे करना है मैक्सिमाइज। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस क्वांटिटी अंडर कंडीशन है थीटा प्लस म्यू बराबर 1, ये है। अब इसको ठीक से एक वेरिएबल में ले आओ, थीटा प्लस म्यू 1 है, किसी एक में ले आओ, या तो म्यू में ले आओ या थीटा में ले आओ, तुम्हारी मर्जी है, किसी एक में लेके आ जाओ। तो किसी एक में लाओगे तो क्या होगा, किसी एक में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, लेस देन 2 है, लेकिन हमारे पास 1 है। चलो म्यू को मैं 1 माइनस थीटा कर देता हूँ। तो इस केस में थीटा की जो वैल्यू है ना, क्योंकि म्यू तो 0 से 2 में वैसे हो सकती है, लेकिन जब म्यू प्लस थीटा 1 है तो इस केस में म्यू को 0 से 1 में ही होना पड़ेगा, एंड थीटा को भी 0 से 1 में ही होना पड़ेगा अंडर दिस सिचुएशन। तो ये है। और जो क्वेश्चन में जनरल गिवन था, इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग था कि भाई थीटा और म्यू 0 से 2 में हो सकता था, तो यहाँ हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है, अब इसको मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ से आगे आपके पास 12 माइनस 2 थीटा, और म्यू को रख देता हूँ 1 माइनस थीटा। तो तुमने जो आंसर निकाले थे वही गलत था, इसलिए वो आंसर तो गलत आया। तो यहाँ से 12 माइनस 2 थीटा माइनस 1 मतलब 11, एंड माइनस 2 थीटा प्लस थीटा, तो माइनस थीटा बाई 15। अब ये माइनस में थीटा आ गया ना, तो अब इसको मैक्सिमाइज़ करो। ये मैक्सिमम कब होगी, जब मैं थीटा की मिनिमम वैल्यू रखूँगा, मतलब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा जितना कम घटाऊँगा वैल्यू उतनी ज़्यादा मिलेगी, तो मुझे ज़्यादा चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब होगी, जैसे मान लो, तो थीटा की वैल्यू 0 से 1 में होना है, तो एक बार 0 रख के देख लो, थीटा बराबर 0 रख के देखो क्या आंसर आता है। थीटा बराबर 1 रख के देखो, 0 रखोगे तो 11/15 आएगा, 1 रखोगे तो 10/15 आएगा। कौन सा मैक्सिमम तुम्हें चूज़ करना है। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू देख लिया, क्योंकि मोनोटोनिक जो आंसर है 11/15, ये मैक्सिमम। बताओ इसमें कहाँ दिक्कत है। ठीक है ना, थोड़े हाई लेवल पे पढ़ाई करो, ये सब बच्चों वाला तुम, मतलब ये कब मैक्स लगाना है कब नहीं लगाना है, ये इससे डिसाइड होता है कि जो एच नॉट है वो मतलब कंपोजिट है या सिंपल है। सिंपल होता तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं, मैक्स वहाँ भी है बट ज़रूरत नहीं है उसकी, उसको लिखते नहीं, इरेलीवेंट है एक्चुअली, वैसा। थैंक यू सर। हाई लेवल की बुक पढ़ो, जो थोड़े मास्टर्स PhD लेवल की किताबें वो पढ़ो, तो ज़्यादा ठीक से समझ आएगा। हाँ सर, वो मुझे वो पता नहीं था वो मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट का क्या है अभी, नेट का एग्ज़ाम मैथ्स और स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट के लिए सेम होता है। सेम तो नहीं होता है, अभी अलग हो गया है ना। तो पहले बता देता हूँ। तो जो स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे हैं, लेकिन तुम्हें क्यों करना है, अच्छा चलो नेट ऐसे बता देता हूँ। स्टैट्स वालों के लिए अभी दो ऑप्शन है, UGC नेट स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं,
और एक है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस दे सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। और अब अगर मान लो तुम्हारा PhD पर्पस है तो गेट भी दे सकते हो अगर PhD स्टैटिस्टिक स्टूडेंट के लिए। मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स तो जिन्होंने मास्टर मैथ्स में किया है, मतलब ये मान लो MSc स्टैट्स वालों के लिए बोल रहे हैं, और ये MSc जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, एक तो वही CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस है। तो जो आप पूछ रहे थे, तो कॉमन एक ये पेपर एक ही पेपर है, दोनों बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। इसमें सिलेबस में दोनों आते हैं। अब मैथ वाले बच्चे दे तो ये भी सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जब एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे मैथ्स डिपार्टमेंट, तो मुझे लगता नहीं वो इसको कंसिडर करेंगे। बट एग्ज़ाम तो दे सकते हैं ये, ठीक है। बट ये कितना हेल्पफुल होगा, वो जो इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करेगी कि उनको इसके वजह से एडमिशन लेना है नहीं लेना है। तो एडवर्टाइजमेंट आएगा तो आपको देखना पड़ेगा। मैं सबकी गारंटी तो नहीं ले सकता कि भाई मैं कह दूँ कि सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, है ना। वो तो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगी भाई, और इंस्टीट्यूट में मैं तो कोई डिसाइड करने वाला हूँ नहीं। तो आई कैन नॉट से कि भाई ये मैथ्स वाले दे तो सकते हैं, बट यूज़फुल होगा नहीं होगा ये समय बताएगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो यूज़फुल नहीं मैं कहूँगा मैथ्स वालों के लिए है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट यूज़फुल अकॉर्डिंग टू मी, ये है। एंड बात रह गया भाई, एक ऑप्शन तुम्हारे पास गेट मैथमेटिक्स का है। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ हाँ, IIM से भी होता है। तुम चाहो तो जो स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे हैं, मान लो आपने MSc मैथ्स या स्टैट्स में किया है ना, और आपको PhD अगर स्टैटिस्टिक्स में करनी है इसके बाद, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं बताता हूँ, IIT तो है ही, इवन एम्स से भी तुम PhD कर सकते हो। एम्स दिल्ली, सारे एम्स बायो स्टैटिस्टिक्स में PhD कराती है ना। और इवन तुम एम्स में बायोस्टैट्स के प्रोफेसर भी बन सकते हो। अभी रिसेंटली दिल्ली एम्स दिल्ली में आया हुआ है, आया था, अब खत्म हो गया होगा। मैं देखा था उसमें, अप्रैल आई थी, अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, कि एडवर्टाइजमेंट आया था बायोस्टैट्स की फैकल्टी के लिए, है ना। इवन मेरे कुछ नोन कलीग्स हैं या फ्रेंड है जो मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। मतलब मेनली उनका बायोस्टैट्स का काम होता है, बायोस्टैट्स से रिलेटेड। तो एम्स से भी तुम PhD कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स, IIT से भी कर सकते हो, IIM से भी कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स में PhD। और क्या ऑप्शन बचता है बाकी, NIT तो है ही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ना। तो इस तरह से है, सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हैं PhD अच्छा, स्टैट। जैसे सीनियर बता रहे थे कि एक IIM में थोड़ा इजी होता है या फिर कुछ अलग फैसिलिटीज होती हैं? ईज़ी इसलिए होता है कि लोगों को पता ही नहीं है, तो 2-4 एप्लीकेंट होते हैं, उनको 1-2 को चुनना होता है, तो उसमें से हो जाता है 50% चांस। क्योंकि लोगों को पता भी नहीं कि IIM से, मेरे कई दोस्त हैं जो IIM से PhD किए हैं, और IIM में फैकल्टी भी बन गए हैं वो स्टैट्स के। तो वैसा है, तो IIM से PhD होता है तो 70-80% बच्चों को पता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। कुछ को पता चलता है, वो अप्लाई करते हैं, उनका हो जाता है, तो ईज़ी तो है। ये चीज़ है, मतलब जो ठीक-ठाक बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि किसी को कुछ नहीं आता तब भी ले लेंगे वो। ठीक-ठाक परफ़ॉर्म करोगे, क्योंकि उनको भी सीटें फिल करनी होती हैं, तो सिलेक्शन हो जाता है। सारी IIM कराती हैं, सारी IIT स्टैट्स में PhD कराती हैं। वहाँ स्टैट्स डिपार्टमेंट नहीं है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट IIT में है। सारी IIM स्टैट्स में PhD कराती है। वहाँ पे डिपार्टमेंट स्टैट्स या मैथ्स का नहीं होगा, डिसीजन साइंस होगा या कुछ इस तरह से नाम होगा, लेकिन आप वहाँ पे मेनली आप फैकल्टी देखो, अगर स्टैट्स की फैकल्टी है तो PhD आपका स्टैट्स में, रिसर्च एरिया स्टैट्स होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे बॉम्बे, IIT बॉम्बे के अंदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सॉम है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें PhD स्टैट्स में आप कर सकते हो। IIT के में एक तो मैथ्स डिपार्टमेंट अलग है। जैसे IIT बॉम्बे में अगर कोई बच्चा स्टैट्स में PhD करना चाहता है ना, तो उसके पास बहुत रास्ते हैं। मैं 4 ऑप्शन बताता हूँ। PhD स्टैट्स में करना है तुम्हारे पास, एक तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, दूसरा IEOR डिपार्टमेंट है, तीसरा सी माइंड्स है, मतलब स्टैटिस्टिक्स या उससे रिलेटेड फील्ड है ना, मतलब AI ML या अप्लाइड पार्ट में हो जाएगा, उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स के अराउंड काम कर सकते हो। कि MSc स्टैट्स अगर आपने किया है तो, या MSc मैथ्स किए हो तो, और अगर आप IIT बॉम्बे ज्वाइन करना चाहते हो PhD स्टैट्स या उससे रिलेटेड फील्ड में करना है, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो, IE और ज्वाइन कर, सी माइंड्स, अभी जो बता रहा था SOM,
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये अलग डिपार्टमेंट है ना। जैसे यहाँ पे जो फैकल्टी अभी ज्वाइन किए वो आईआईटी बॉम्बे से स्टैट्स में एमएससी किए हुए हैं, और आई थिंक फॉरेन से उन्होंने पीएचडी किया है स्टैट्स में, देन ही फैकल्टी है, कुछ बापत नाम है उनका, तो वैसे हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में ऐसे 4 डिपार्टमेंट है जिसमें कोई मैथ या स्टैट्स बैकग्राउंड का बच्चा पीएचडी ज्वाइन कर सकता है। मैथ में, स्टैट्स में, डेटा साइंस में, या मशीन लर्निंग, एआई, एमएल, इससे रिलेटेड फील्ड्स में, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। और भी हैं, जैसे क्या वो ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ चलाते हैं वो लोग, मोनास, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। मोनास और आईआईटी बॉम्बे का कोलैबोरेशन है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो मोनास कराती है, ठीक है। तो मोनास में आप अप्लाई, मतलब आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई करोगे मोनास के लिए, तो मोनास ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ इनका कोलैबोरेशन, तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे में स्पेशल, ठीक है जी। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ सर, एक मेरा डाउट है सर। जी। सर मैंने ग्रेजुएशन ये पीसीएम से किया था सिंपल। हम्म। तो अभी मैंने सीयूटी और जैम दोनों एग्ज़ाम दिए थे। तो अभी काउंसलिंग के लिए तब ये अप्लाई किया ना, तो उनमें ऑलमोस्ट सभी में एलिजिबिलिटी ये मांगा है कि मिनिमम 2 या 4 सेमेस्टर में तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना चाहिए। एक मिनट, बट मैंने तो ओके, आपने हाँ। बीएससी में आपका पीसीएम है, ओके। तो यस सर। स्टैट्स के एक भी कोर्स नहीं थे? नहीं सर, अच्छा, वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री यही तो सब जो मैथ में कोर्स थे। प्रोबेबिलिटी वोबिलिटी नहीं पढ़ाए थे कभी? नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं था उसमें, यही था अलजेब्रा और ये ठीक रियल है, एनालिसिस तो सर। अब आपने क्या दिया, सीयूईटी दिया, पीजी? सीयूटी भी दिया, जैम भी दिया, दोनों दिए ठीक है, मैंने। जैम दिए, हाँ। तो जैम के साथ कोई बट इशू नहीं है, जैम में तो सब एलिजिबल हैं, जैम में कोई दिक्कत नहीं है। जैम में एवरी, इवन आप संस्कृत में बीएससी किए होते ना, बीए, तब भी आप एलिजिबल हैं। और जैम में आप ओके। आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, तिरुपति, जो भी ऑप्शन है ऑलमोस्ट सब में हर कोई एलिजिबल है। उर्दू में जो बीए है वो भी एलिजिबल है एमएस स्टैट्स के लिए। तो हाँ जैम बट में एमएस में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सर ये है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो इसमें एनआईटी से तो होगा नहीं ना, शायद नहीं, एलिजिबिलिटी भी हाँ, फुलफिल नहीं होगी क्योंकि एनआईटी में गवर्नमेंट। एमएससी स्टैट्स तो है भी नहीं, पहली बात। वहाँ एमएससी हाँ हाँ मैथ है, या मैथ्स एंड कंप्यूटिंग है, या डेटा साइंस, ये सब मिल सकता है आपको। हाँ। और सर रैंक भी मतलब इतनी अच्छी हम्म। नहीं है कि 360 के आसपास है, हम्म। तो उससे आईआईटी तो मिलेगा नहीं। हाँ। तो सर ये मैं सोच रहा था कि सीयूटी से कोई अच्छा मतलब यूनिवर्सिटी मिल जाए, हाँ, बट उसमें भी सभी में एलिजिबिलिटी मतलब फुलफिल नहीं हो सभी पाएगी में तो सर। नहीं है, कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। सीयूटी पीजी से तो जैम के लिए अच्छे रैंक होते, तो आप जो भी 5-6 ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट सब में आप एलिजिबल है। एमएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, आईआईटी कानपुर से एमएससी स्टैट्स कर सकते हैं, आईआईटी कानपुर से, आईआईटी हाँ बॉम्बे से एमएससी ओआर कर सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैट्स कर सकते हैं, फिर और क्या, तिरुपति से मैथ्स एंड स्टैट्स कर सकते हैं, और एक आईआईटी रुड़की से एमएससी आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। 6 ऑप्शंस हैं जैम में अभी इस सर, बार। 361 पे तो नहीं होगा ना सर किसी में भी मेरे जनरल ख्याल में तो से। नहीं हो पाएगा, हाँ। तो ओबीसी एनसीएल है। ओबीसी एनसीएल है तब भी नहीं हो पाएगा, ओबीसी में 200 तक का चांस रहता है, ये है 200 रैंक में। तो जैम एम एस का चूँकि आपके पास एलिजिबिलिटी है बट यहाँ ऑप्शन नहीं है, वो है। ऑप्शन नहीं। तो अब बचा सी यू टी पी जी का। तो जैसे डी यू वाले क्या करते हैं, वही डी यू बी एच में इस तरह का रूल है कि आप मैथ्स में भी किए हो, लेकिन आप वही 2 या 4 सेमेस्टर, आपके 2 ईयर या 4 सेमेस्टर स्टैट्स के कोर्स पढ़े होने चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो आपको अलाउ करेंगे एलिजिबिलिटी देखोगे तो, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, वहाँ पे एलिजिबल हो। उसमें 2 कोर्स है उनके यहाँ चलता है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स अलग है, एमएससी डेटा एनालिटिक्स अलग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, वहाँ पे आप एलिजिबल हो। वहाँ पे हर कोई एलिजिबल, यहाँ ओपन टू ऑल है, जिन्होंने एक भी मैथ्स का कोर्स पढ़ा है बीए में तो वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो एमएससी स्टैट्स के लिए, ठीक है। ये है, तभी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस हो गया है अभी इनका। तो वैसा है, और भी 1-2 जगह आप एलिजिबल हो। आप अगर सारे यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी देखोगे तो कुछ जगह और भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये 2 का तो मुझे पक्का पता है, एंड क्योंकि बिहार झारखंड वाला है तो ये इसका मुझे सर पता है। क्योंकि मुझे हाँ सर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो उसके लिए मतलब कौन सा ठीक रहेगा इनमें से। देख लो, दोनों अच्छा है, वो तो अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ पढ़ोगे वैसा है। ये मैंने सर इसके बारे में भी सुना था, ये सीयू राज हाँ, सुराज जो है ना राजस्थान। राजस्थान में है, तो उसकी एलिजिबिलिटी हाँ आपको देखनी होगी। ये सब वेबसाइट पे है, आपने देखा भी होगा। इसमें, हाँ इसमें भी एलिजिबल नहीं है, बट क्या हाँ। होता है कई बार वो बोलते, मैंने जो उधर है उनसे बात की थी कि
सीट्स फुल नहीं होती ना, तो वो फिर हाँ, ले एंड लेते में हैं। एलिजिबिलिटी रिलैक्स कर देते हैं वो लोग हाँ। कि एनी वन विथ, है ना, तो वैसा कुछ एंड तक। हाँ, मतलब ऐसे साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ क्या है ना, सीयूटी के थ्रू सीटें बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे कम एडमिशन लेते हैं, तो ऑलमोस्ट हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीटें खाली रह जाती हैं। कुछ को, दो चार को, ऊपर वालों को छोड़ दो, तो सब में खाली रह जाती हैं सीटें एंड तक। तो एंड टू ओपन टू ऑल कर देते हैं, जो सीयूटी नहीं दिया है उनको भी एडमिशन देने के लिए वो लोग ओपन कर देते हैं लास्ट राउंड में। इवन जो बच्चा सीयूटी नहीं भी दिए हो वो भी एडमिशन ले सकते हो, ऐसा है। और एलिजिबिलिटी तो किसी वैसा रहता है कई बार, तो देख लेना अगर हो जाए तो। तो सर अभी तो मतलब ऐसा करूँ ना कि जहाँ पे मिले एडमिशन वहीं ले लूँ सिर्फ। हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना तो अच्छे से आप एमएससी करो, एमएससी में आप अपना हाँ। कोर्स वर्क भी करो साथ में, जिसकी तैयारी आप बाद में करना चाहते हो गवर्नमेंट की, अभी से शुरू करो, ड्यूरिंग एमएससी ही करते रहो, है ना, ये चीज़ है। तो बाकी जगह करो तो हाँ। बाकी दो जगह आपका श्योर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसमें एंड में अगर आपके पास नहीं भी सी यू दिया है, हालांकि जो नहीं दिया है तो इसमें आप एलिजिबल हैं, इसका मैं श्योर हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर कई बच्चों का एडमिशन है ना, मैंने करवाया भी है ऑलरेडी। ओके सर। ये साउथ बिहार अच्छी यूनिवर्सिटी है क्या सर, आपको पता हो तो अच्छी इसके तो नहीं, तो बारे में? आप ऑनलाइन थोड़े रिसर्च कर लो, रैंकिंग में देख लो। साउथ बिहार हाँ गया हाँ। बिहार में है, झारखंड रांची में है, ये है। तो दोनों मतलब लगता है इक्वल लेवल पे ही अभी है, क्योंकि एक बिहार में एक झारखंड में है, वैसा ही है। बाकी थोड़े और आप रिसर्च करके देख सकते हो कहाँ आपको ठीक लगता है ना। ओके सर। बाकी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ थैंक यू सर। झारखंड में हूँ, तो मे बी अगर आपको हाँ हाँ सर, बिल्कुल सोचेंगे। ओके, हाँ, सो थैंक यू सर। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट किन का डाउट था? गेट और नेट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि एक तो गेट जैसे, गेट का जो पर्पस है ना, गेट का 3 पर्पस है। एक तो आपको पीएचडी में एडमिशन दिलाना, ठीक है, इनटू मेनली आईआईटी या एनआईटी। एक दूसरा पर्पस है एमटेक में एडमिशन दिलाना, ये भी इनटू आईआईटी या एनआईटी। तीसरा पर्पस है आपको पीएसयू में जॉब दिलाना। अब ये जॉब पीएसयू डिसाइड करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट वालों का लेंगे, कौन से नहीं लेंगे, तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 पर्पस गेट का हो गया। नेट जो है, अब नेट में जैसे यूजीसी नेट अलग है, सीएसआईआर नेट अलग है, मतलब ये लाइक 2 अलग-अलग एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी है, ठीक है। 2 यूजीसी अलग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है, और सीएसआईआर अलग है, दोनों अपना-अपना एग्ज़ाम कराती है। तो सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस, यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स, मैं स्टैट्स वाले बच्चों के लिए बता दे रहा हूँ। तो ये दोनों एग्ज़ाम आप दे सकते हो, दोनों का मिलता है पर्पस इनका भी है, या तो आप जेआरएफ, जेआरएफ मतलब फेलोशिप मिलेगी ड्यूरिंग पीएचडी, ठीक है ना। एक है जस्ट लेक्चररशिप, जो एलएस कहते हैं। तो लेक्चररशिप मतलब जब गवर्नमेंट, आपने एमएससी कर लिया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट या सेंट्रल में अगर वैकेंसी आती है, तो आप अप्लाई करने के लिए आपको ये चाहिए ही, अगर आपके पास पीएचडी नहीं हुई है तो। पीएचडी हो गई तो नेट नहीं भी निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पीएचडी बिना नेट का भी होता है क्या? था, हाँ, उसका भी एक रास्ता होता है कि यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती है। जैसे आपका गेट भी नहीं निकला, नेट भी नहीं निकला, तो एक थर्ड रास्ता भी है पीएचडी करने का, वो है यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस कराती है अगेंस्ट गेट नेट, जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए। उनका एंट्रेंस अगर आप पास करते हो, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराती हैं, आईआईटीज़ ऐसा नहीं करती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसा करती हैं। तो उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो अगर आपने पीएचडी कर लिया तो आपको नेट गेट क्वालिफाई नहीं है, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, तो वहाँ एलिजिबिलिटी नेट वाली ख़त्म हो जाती है पीएचडी के बाद। जब तक पीएचडी नहीं हुई है तो प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको ये क्वालिफाई होना चाहिए। और तीसरा है आपके पास पीएचडी एडमिशन। तो ये 3 पर्पस है नेट गेट का, देखो भाई, ठीक है। तो ये हायरार्की है, अगर जेआरएफ हो गया तो तीनों हो गया, ऐसा समझो, जेआरएफ में तीनों आ गया। लेक्चररशिप है तो ये दोनों कैटेगरी में आप आ गए। और पीएचडी एडमिशन ओनली 3 कैटेगरी में एग्ज़ाम होते हैं, मतलब आप अप्लाई करते हो तो उसमें पूछ लेते हैं कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जेआरएफ के लिए, लेक्चररशिप के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए, किसके लिए। तो अगर आप जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर करोगे तो तीनों क्लियर हो गया, लेक्चररशिप का क्लियर करते हो तो 2 लास्ट के 2 क्लियर हो गए, और सिर्फ पीएचडी करते हो तो सिर्फ पीएचडी एडमिशन में आपको हेल्प मिलेगा। जेआरएफ में फेलोशिप अराउंड 37,000 मिलती है पहले 2 साल, और 40 आई थिंक 2000 है नेक्स्ट 3 इयर्स, ये है जेआरएफ में। इसके थ्रू पीएचडी एडमिशन लोगे, लेक्चरशिप या पीएचडी के थ्रू, तो यहाँ आई थिंक ज़्यादा नहीं, इंस्टीट्यूट डिसाइड करती है मेनली, मैं बताऊँ 8 से लेकर 16,000 या 20,000 कह सकता हूँ, इसके आसपास फेलोशिप रहती है, इंस्टीट्यूट डिसाइड करती है।
कितना देगी, वही मैं यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ। आईआईटीज़ में अगर होगा तो चाहे आप गेट के थ्रू ज्वाइन करो या नेट के थ्रू ज्वाइन करो आईआईटी में, आपको फेलोशिप सेम ही मिलेगी, यही मिलेगी। ठीक है, तो ये क्लैरिटी ओवर टाइम आएगी, जब मन में कन्फ्यूजन है पूछो। ठीक है, तो जैसे कई चीज़ें ना मिक्स हो गई होंगी, आपको लग रहा होगा 8 से 20 हज़ार कहाँ मिलेगा, ये कितना मिलेगा, तो आईआईटीज़ में अगर किसी के थ्रू भी ज्वाइन करो इतना ही फेलोशिप मिलेगा, 37-42। यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद डिसाइड, यूनिवर्सिटी के पास शायद फंड कम होते होंगे, ये लोग कम पैसे देते हैं, तो वैसा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, यस सर। ठीक है। और सर ये पूछ रहा था कि सर गेट का जो एग्जाम होता है वो सर सेम होता है मैथ्स और स्टैट्स के लिए? नहीं, अलग अलग होते हैं। गेट मैथमेटिक्स अलग है, गेट स्टैटिस्टिक्स अलग है। अगर स्टैट्स वाले हो तो गेट स्टैटिस्टिक्स के एग्ज़ाम दो, गेट मैथ्स वाले हो गेट मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम, दोनों देना चाहते हो दोनों भी दे सकते हो, बट एग्ज़ाम अलग अलग, गेट स्टैटिस्टिक्स अलग है, गेट मैथमेटिक्स अलग है, दोनों अलग अलग एग्ज़ाम है। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ।